कोटा। और हमने ये भी बात किया था कि फंजाई, ऑल फंजाई आर हैप्लॉइड, ऑल फंजाई आर हैप्लॉइड, है ना। और शो ग्रेट डाइवर्सिटी ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट एंड मॉर्फोलॉजी। दे शो, धरती पे सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। दे शो ग्रेट डाइवर्सिटी ऑन द बेसिस ऑफ, है ना, ऑन द सर वीडियो फंस गया सर आपका। on the basis of habitat and morphology, मॉर्फोलॉजी के आधार पे और दिखने के आधार पे सबसे ज्यादा यही पाया जाता है ना। उसके बाद हमने ये भी कहा था कि दे शो आपको दे शो, है ना, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। उसके बाद एक बात ये भी था कि कुछ फायदेमंद भी होते हैं, इडेबल भी होते हैं, पॉइजनस भी होता है, और कुछ पैथोजेन भी होते हैं, पैथोजेनिक भी होते हैं, और एक क्या होता है पेस्ट भी होते हैं। अब जैसे आपको हमने आपको कहा था इडेबल में कौन आता है, मशरूम आता है। इसका एक और बायोलॉजिकल नेम है आपको एग्रीकस इसका बायोलॉजिकल नेम है। ईस्ट वगैरह सब है, ईस्ट से ब्रेड बनता है और आपको शराब से बनता है, ठीक है। और इसमें आपको है ना, पेनिसिलियम नाम का चीज वगैरह सभी बनता है। आप लोग हम पढ़ाएंगे इसी बुक में कि पेनिसिलियम नाम का फंगस जो ना चीज बनाने में मदद होता है। आप लोग सुनते होंगे बटर जो नहीं देखते हो, पिज्जा में जो चीज सब देता है, मोज़रेला चीज, वॉटेवर टाइप का जो चीज देखते हैं, वो सब आपको एडिबल फंजाई से ही बनते हैं। पॉइजनस में हम लोग टोडस्टूल के नाम से लाए थे। टोडस्टूल ये एक पॉइजनस फंजाई है, इसको खाया नहीं जा सकता। पैथोजेनिक जो आपको बीमार कर सकता हो, बहुत सारा नाम आया था, अभी हाईली ट्रेंड चल रहा है ना, म्यूकोरमाइकोसिस, है ना, एक फंजाई है जो ब्लैक फंगस के नाम से जाना जाता है। ब्लैक फंगस नाम सुने हैं ना, अभी बहुत सारा म्यूकोर सब है, ऐसे म्यूकोर, है ना, माइकोसिस या जो भी नाम हो, वो एक पैथोजेनिक फंजाई है। और पेस्ट, है ना, और पेस्ट जो देखते हैं जो आपके फसल को नुकसान पहुंचाता है उसको पेस्ट बोलते हैं। उसमें से एक नाम हम आपको उस दिन भी समझाए थे, प्यूसिनिया जो देखते हैं, एक खास तरह का फंजाई है जो व्हीट रस्ट काउज करता है जी। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है, कौन ऐसा फंजाई है जो आपको जंगल मतलब कि जंग लगा देता है, ठीक है। तो आपको जवाब देना प्यूसिनिया। एक और एग्जांपल दिए थे कोलिकोट्राइकम, है ना जी, कोलिटोट्राइकम, है ना, कोलिकोट्राइकम, है ना, एक ऐसा फंजाई है जो आपको क्या काउज करता है, ऑरेंज रॉट काउज करता है। ऑरेंज, कभी कभी इसी का स्पेलिंग बदल देता है, रेड भी बदल है, रेड ऑरेंज कुछ करीबी है ना, रेड रॉट या ऑरेंज रॉट दोनों एक ही नाम है। रॉट ऑफ शुगर केन, गन्ने के फसल को ये बर्बाद करता है, ये बात हम आपको बताए हुए हैं। और एक और नाम लिए थे, है ना, आपको कभी देखे मस्टर्ड के पौधे पे, है ना, सरसों के पत्ते पे क्या होता है, एक व्हाइट रंग का फंजाई लग जाता है, इसको अल्बिगो नाम से बुलाते हैं। अल्बिगो जो देखते हैं, एक ऐसा फंजाई है जो व्हाइट स्पॉट ऑन, है ना, आपको मस्टर्ड के लीफ पे, है ना, ये कैसा आपको स्पॉट लाता है, व्हाइट स्पॉट लाता है जी। इतना ही नहीं है, हम आपको जानबूझ के अभी थोड़ा ही बता रहे हैं, इंट्रोडक्शन टाइप का बता रहे हैं कि फंजाई एक्चुअली में है क्या। तो फंजाई एक्चुअली में सर हर तरह के डायमेंशन में यूज होता है ना, खाना खाने के तौर पे, जहरीले सामान के तौर पे, पैथोजेनिक के तौर पे और पेस्ट के तौर पे भी इसका यूज होता है जी, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग क्या देख रहे थे, उसके बाद हम लोग बता रहे थे क्या आपको कि फंजाई को जब आप देखते हैं, ठीक है, फंजाई में जब हम लोग गौर करते हैं तो इसमें हमने देखा था कि कुछ फंजाई का इस्तेमाल कमर्शियल लेवल पे भी होता है या ह्यूमन वेलफेयर लेवल पे भी होता है। जैसे आपको पेनिसिलिन नाम का एक एंटीबायोटिक है जो पेनिसिलियम नोटेटम नाम के फंगस से प्राप्त करते हैं। दुनिया का पहला एंटीबायोटिक जिसका इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं, है ना, आपको बीमारी को, बुखार से बचने के लिए, या एंटीबायोटिक है तो बैक्टीरिया को मारता है,
पेनिसिलियम नाम का एंटीबायोटिक, दुनिया का सबसे पहला एंटीबायोटिक है ना जी, पेनिसिलिन है ना, पेनिसिलिन लिख रहे हैं, पेनिसिलिन ये पहला एंटीबायोटिक है जी, ठीक है, जो फर्स्ट एंटीबायोटिक अर्थ का है, फर्स्ट एंटीबायोटिक है, which obtained from पेनिसिलियम नोटेटम, पेनिसिलियम नोटेटम। एक बार गौर करना कौन आपको नाम है, कौन केमिकल है। ये पेनिसिलिन एक केमिकल है जो पेनिसिलियम नोटेटम नाम के आपको है ना, नोटेटम नाम के आपके स्पेसीज से प्राप्त किया गया है जी, ठीक है। उसके बाद हम तुम लोग को बता रहे थे कि कुछ ऐसे भी फंजाई है ना, जिसका इस्तेमाल कमर्शियल लेवल पे किया जाता है। इसमें ईस्ट है, ईस्ट का इस्तेमाल हम आपको बताएं, रिबाधान है ना, ईस्ट खानदान का नाम है। एक बार जैसे हम आपको साइनोबैक्टीरिया पढ़ाए थे ना, कि साइनोबैक्टीरिया होता है, ठीक है, और उसके अंदर में आपको सर वीडियो रुक गया। तो हम बता रहे थे कि आपको है ना, ईस्ट जो देखते हैं है ना, ईस्ट जो है ना, ये जो आपको देख रहे हैं, ईस्ट जो है ना, ये हम बोल रहे थे ईस्ट के बारे में कि ये ब्रेड, आवाज आ रहा है, हेलो, ब्रेड एंड है ना, ब्रेड एंड बियर बनाने में इसका इस्तेमाल होता है जी, ठीक है। यहाँ पे बियर का स्पेलिंग क्या होगा, BEER होगा ना, ब्रेड एंड बियर एक शराब है, एक प्रकार का शराब होता है, उसका इस्तेमाल, लेकिन ईस्ट में ही आ गया, ठीक है ना, आवाज आ रहा है ना। तो एक उसके बाद ब्रेड और बियर बनाने में इस्तेमाल होता है इसका, ठीक है। उसके बाद क्या देखते हैं अभी हम लोग है ना, ईस्ट बहुत तरह का होता है जी, एक ऐसा ईस्ट भी है, रुक जाओ था हम शांत से हम लोग एक ऐसा ईस्ट भी है जिसका इस्तेमाल ब्लड में कोलेस्ट्रॉल को घटाने में भी होता है जी, ठीक है। आज के दौर में देखते हो कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो जाने से आपको ब्लड प्रेशर का हाई होना एक समस्या हो जाता है, तो एक ईस्ट ऐसा भी है जिसका इस्तेमाल करके हम लोग स्टैटिन नाम का एक दवा बनाते हैं। स्टैटिन एक ऐसा दवा है ना, जिसकी मदद से आप ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। ब्लड इरट्टा माने आप लोग सिलेबस में ही हो अभी आप है ना, ब्लड कोलेस्टेरॉल लोअरिंग एजेंट के तौर पे इसका इस्तेमाल होता है, लोअर करने में कोलेस्टेरॉल लोअरिंग एजेंट, ब्लड है ना, कोलेस्टेरॉल दवाई का नाम है। हाँ, ये दवा का नाम है, जो है ना, जैसे अभी हमने बोले पेनिसिलिन एक दवा है यहाँ पे, वैसे स्टैटिन एक दवा है जो ईस्ट से प्राप्त है। देखो हम अभी आपको क्या समझाना चाह रहे हैं, हम ये करना चाह रहे हैं, ईस्ट का बहुत सारा प्रजाति होता है जो अलग अलग काम करता है। जैसे आपको ब्रेड और बियर बनाना हो ना, तो उसके लिए एक ही तरह का ईस्ट आता है जिसका नाम है सैक्रोमाइसिस सर्वाइसिस, और एक ऐसा ईस्ट है जिसका नाम क्या सर, आपको एक ऐसा ईस्ट है जो स्टैटिन बनाने में मदद करता है जी, ठीक है। उसका नाम अभी हम तो दिमाग में था, भूल रहे हैं। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि ईस्ट का अलग अलग प्रजाति है, अलग अलग काम करता है। एक ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट के तौर पे भी काम करता है जी, ठीक है। एक ऐसा ईस्ट है ना जी, हाँ जी, यस, मोनाकस परप्यूरस है ना, एक ईस्ट ऐसा है जिसका नाम क्या, मोनाकस परप्यूरस है, ठीक है, जो आपको क्या करता है, स्टैटिन नाम का दवा बनाता है। तुमको हम पढ़ाएंगे, अभी इंट्रोडक्शन जैसा दे रहे हैं अभी हम। तुम अभी ये कहेगा कि कोई टीचर आपसे भी हमसे पूछ देगा ऐसे लिखने के लिए इस फंजाई पे, तो फंजाई पे ऐसे लिखना शुरू करोगे तो ऐसे कुछ बताओगी, सम ऑफ द है ना, आपको फंजाई आर यूज एज एंटीबायोटिक एजेंट और सम ऑफ द यूज एज अप टू कमर्शियल स्केल, और कुछ मेडिसिनल पर्पस के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। कभी तुम लोग ऐसा शिकायत करोगे कि हम सर किसी का जूठा खाना खा लिए या कंटामिनेटेड फूड और वाटर खा लिए, मतलब ऐसा कुछ ले लिए हो जिससे पूरा मुंह का इलाका है ना पूरा खराब हो गया, ये सब जो देखते हैं ना पूरा छिल जाता है ना, और ऐसा दर्द होगा, मतलब कोई भी नमकीन चीज खाओ ना खूब मतलब दर्द महसूस होगा। ये ऐसा होता है क्योंकि जब आप कुछ पुराना बासी खाना खाते हैं ना हम लोग, जिसमें पहले से ईस्ट वगैरह था, नहीं गंदा ईस्ट ना, हवा के जरिए जो आता है, कल के जैसे कल रात का खाना था आप वैसे ही रखा हुआ था घर में, फ्रिज में नहीं रखे थे आप, वैसे ही छोड़ दिए थे, अगले दिन जब उसको आप खाइएगा ना, तो उसके जरिए आपके शरीर में क्या होता है, बहुत सारा छाला पड़ जाएगा ये माउथ सब पे। तो एक कैंडिडा नाम का ईस्ट होता है, कैंडिड, कभी सुना, एक पाउडर का नाम है कैंडिडस्टिन पाउडर, है ना, जो जलन सबको या जितना भी छिलापन होता है सबको कम करता है, उसी से एक आया कैंडिडा एक ऐसा ईस्ट है जो आपको माउथ में ना छाला पड़ जाता है, इगविक पड़ जाता है। इगविक माने आपको पूरा अंदर का इलाका जल जाना था या उस तरह से। देखो हम एक शब्द लिखते हैं,
एक ईस्ट का ही नाम है ये, कैंडिडा, है ना। कैंडिडा एक ऐसा ईस्ट है, ये ईस्ट है जी, जो क्या काउज करता है, काउज काउज आपको इक्विक ऑफ माउथ, है ना, इक्विक ऑफ माउथ, माउथ का क्या करता है सर, आपको इक्विक सब लाता है जी, ठीक है। कैंडिडा एक ऐसा ईस्ट है ना, जो आपको क्या करता है सर, आपको, है ना, इक्विक ऑफ माउथ लाता है ना जी। इसमें होता है कि मुंह में ना छाला पड़ जाता है जी, ठीक है। अब मुंह में जब छाला पड़ता है सर, तो उसको आदमी को खाना खाने में या नमकीन चीज खाने में दिक्कत होता है। बचने का एक ही तरीका, पेपरमिंट जैसा कुछ चीज खाइए, या ऐसा चीज खाइए जो ठंडा आपको मुंह को कर दे। तो पेपरमिंट जैसे देखते हो वो सब आपको, या मिंट वगैरह सब देखते हैं, मिंट सब खाइएगा तो उससे आपका मुंह ठंडा हो जाएगा और ईस्ट का असर कम जाता है जी, ठीक है। और भी दवा सब भी होगा, डॉक्टर बता सकते हैं। बट हम लोग को क्या जानना है कि भाई दुनिया में कुछ फंगस अच्छे भी होते हैं और कुछ फंगस खराब भी होते हैं, और कुछ फंगस का तुम बड़े पैमाने पे भी इस्तेमाल कर सकते हो, लार्ज स्केल पे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और कुछ फंगस जो होते हैं सर, आपके फसल को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, इवन हम लोग को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस सब तो आगे हम बात करेंगे, अभी अभी हम हल्का फल्का नॉलेज दे रहे हैं जो आपके शुरुआती पैराग्राफ में लिखा हुआ है एनसीईआरटी बुक में। अब हम लोगों को सर ये देखना है। हाँ बोलो बोलो, रिपीट कीजिएगा सर। एक फिर से बोले। देखो एक कैंडिडा, कैंडिडा नाम का एक ईस्ट है, ईस्ट समझ रहे हो ना, एक तरह का परजीवी है। हम आपको ने एक बार पढ़ाए थे, साइनोबैक्टीरिया पढ़ाए थे ना, साइनोबैक्टीरिया नहीं बोलते थे, तो खानदान का नाम है और उसके बच्चे का नाम अलग अलग होगा। उसी तरह से हम आपको भी 3 नाम बताए, है ना। हेलो मुनाकस पल मुनाकस पल्पिरिस बताया ना सर। हाँ हाँ, उसको एक एक बार ईस्ट का नाम है। हाँ देखो, मोनाकस परपिरस एक ईस्ट का नाम है जो एस्टैटिन नाम का दवा बनाता है। इस दवा को लेने के बाद आपके अंदर में कोलेस्ट्रॉल कमने लगेगा। देखो ज्यादा कोलेस्ट्रॉल होगा ना तो स्किन सब फटने लगता है, ब्लड प्रेशर हाई होने लगता है। ब्लड कोलेस्ट्रॉल मतलब खून में जो चर्बी ज्यादा हो गया है उसको कम करने के लिए एक दवा आता है जिसका नाम है स्टैटिन। इसका सुई मिलता है जी, और इसका सुई लिया जाता है और इसके सुई से क्या होता है सर, आपको कोलेस्ट्रॉल का रिलेटेड प्रॉब्लम घट जाता है जी। दिमाग लग रहा है, मतलब ज्यादा हम लोग जो ऑयली सब्सटेंस खाते हैं ना जी, तो उसमें कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है, और वो कोलेस्ट्रॉल आपके ब्लड के पाइप में जाके जमा हो जाएगा। और खून का पाइप माना ऐसा था, आगे जाके कोलेस्ट्रॉल के डिपोजिट हो जाने की वजह से ये थोड़ा सा छोटा पड़ जाएगा। जब छोटा पड़ जाएगा तो खून का पाइप में ज्यादा खून ना जा पाएगा जी, और आगे जाके ब्लड प्रेशर का भी केस बन जाएगा ना, क्योंकि पाइप जितना छोटा होगा तो उतना प्रेशर बढ़ता जाता है ना जी, ठीक है, लग रहा है दिमाग कह रहा है। जितना बड़ा पाइप बनाओगे उतना ज्यादा आपको पानी आराम से फ्लो करेगा, और छोटा पाइप बनाओगे ज्यादा पानी भेजोगे, ब्लड 5 लीटर, अब पाइप बहुत छोटा छोटा तो खून को फाड़ नहीं देगा ना, पाइप को फाड़ देगा ना जी, इसी को ना ब्लड प्रेशर बोलते हैं। तो ब्लड प्रेशर ना बढ़ जाए, ब्लड कोलेस्ट्रॉल को घटा के रखें, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, स्टैटिन। ब्लड कोलेस्ट्रॉल कैसे बढ़ जाता है, जब तुम लोग ऑयली सब्सटेंस खाओगे ज्यादा, जिसमें तेल ज्यादा हो, तो वो तेल जो है ना आपके ब्लड पाइप पे जाके कोटिंग करता रहता है, धीरे 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 उसको छोटा करता जाएगा। पाइप छोटा होगा तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है आगे जाकर के। ये एज के साथ होता है, 35-40 साल का उम्र का लड़का लड़की को देखिएगा उसके साथ ये प्रॉब्लम साफ दिखाई देता है जी, ठीक है। सच आप जो है सर, हाँ बोलो। सर आप जो एक बार बताए थे कि वो जो है ट्रांस फैट जो है खाने नहीं सिस हाँ फैट खाने हाँ से जो है क्या मतलब वो भी प्रॉब्लम होने लगा। हाँ हाँ, यही प्रॉब्लम है। हाँ बोलो, यही से तो है। हाँ, ट्रांस फैट से प्रॉब्लम है, सिस से नहीं, ट्रांस से। जो स्टेबल फैट हो जाता है ना वो दिक्कत पहुंचाता है। ट्रांस माने स्टेबल और सिस माने अनस्टेबल। तो अनस्टेबल तो टूटबे करेगा, टूटेगा तो अच्छी बात है ना, और जो नहीं टूटेगा तो उसको ट्रांस कहते हैं। देखना कभी तुम तेल का पाउच खरीदोगे ना, वो जो 1 लीटर तेल मम्मी लाती होंगी, वो जो मार्केट से नहीं आता है मसाले ये सब का या कोई भी फॉर्चून का, उस पर लिखा होता है ट्रांस फैट 0%, तो अच्छा होता है, ठीक है। जिसमें ट्रांस फैट 0% लिखा होगा ना तो वो ठीक तेल माना जाता है। और डालडा वगैरह देखिएगा तो उसमें ट्रांस फैट की मात्रा ज्यादा होता है, जिस वजह से आप उसको खाइएगा तो आपके हेल्थ पे असर पड़ सकता है, आपके ब्लड पाइप में बेकार कोलेस्ट्रॉल जमा हो सकता है। जिस कोलेस्ट्रॉल का यूज नहीं है वो कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में यूज हो, ये सब आगे बात करेंगे, है ना। एक है कैंडिडा, एक ऐसा ईस्ट है, कैंडिडा एक बायोलॉजिकल नेम है इसका। एक ईस्ट ऐसा जो इग्विग ऑफ माउथ क्रिएट करता है, पूरा मुंह में छाला पड़ जाएगा जी। इसका इलाज ये था, या तो बर्फ खाइए या पेपरमिंट जैसा वाला कोई चॉकलेट खाइए, या पेपरमिंट या मिंट का पौधा का पत्ती खाइए, ये सब से आपको ठीक हो जाता है जी, ठीक है। ये हुआ क्यों था, क्योंकि आपने कोई, है ना, सड़ा हुआ सामान सब खाया होगा या बासी सामान सब खाया होगा, क्योंकि हवा में ये ईस्ट पाया जाता है कैंडिडा। ये हवा के जरिए कहाँ आ जाता है, आपके खाने में आ जाता है, और वो खाना बिना गर्म किए आप खाइएगा तो आपको ये प्रॉब्लम होने का संभावना बढ़ जाता है जी, ठीक है। समझ में आया जी हम कहना चाहे। इवन टूथपेस्ट से नहीं देखते हो, ब्रश जो देखते हैं, अगर आप ब्रश को ना खुले आसमान के नीचे रखे रहते हैं ना, और ब्रश को ठीक से यूज नहीं करते, होता है ना बहुत लड़का सब क्या करता है, ऐसे ब्रश किया फेंक दिया कहीं, तो उस ब्रश के ब्रिस्टल पे भी लग सकता है ये कैंडिडा। तो अच्छा होगा कि आप ब्रश को अच्छे से पहले धो लीजिए, जब ब्रश करने से पहले गर्म पानी या जैसे भी हो, पानी से भी धोइएगा तो साफ हो जाता है, तब जाके यूज कीजिए, नहीं तो ये सब आपको आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट
कर सकता है जी। ठीक है, छोड़िए ये सब बात को, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इसका है ना आपको एनाटॉमी या मॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं जी। मॉर्फोलॉजी ऑफ फंजाई है ना जी। ये आपको मायने रखता है जी। अभी मॉर्फोलॉजी ऑफ फंजाई, फंजाई का बाहरी रूप सब के बारे में पढ़ते हैं। मॉर्फोलॉजी ऑफ फंजाई जो देखोगी है ना, इसमें हम लोग ऑल फंजाई आर मल्टी सेलुलर, ऑल फंजाई आर है ना जी यार मल्टी सेलुलर। जितने भी फंजाई है सब के सब क्या आता है आपको मल्टी सेलुलर होते हैं, एक्सेप्ट किसको छोड़ करके, एक्सेप्ट ईस्ट को छोड़ करके। यहीं पे तो ब्लंडर हो जाएगा। तुम लोग कहेगा क्या सर, जब आप ईस्ट को, हम आपको एक बार पढ़ाए थे ना, जितना भी यूनिसेलुलर यूकारियोटिक सेल होगा उस सब को उठा के कहाँ रख देते हैं, सबको उठा करके हम लोग रख देते हैं सर कहाँ पे, आपको प्रोटिस्टा में। तो सर आप इसको क्यों नहीं रखे वहां पे, मुद्दा उठ गया ना जी कि सर सारे के सारे फंजाई मल्टी सेलुलर होते हैं, एक को छोड़ के, वो कौन है, ईस्ट। ऑल ईस्ट आर यूनिसेलुलर, जितने भी ईस्ट है सब के सब क्या है, आर यूनिसेलुलर। तुम्हारे दिमाग में पहला ही सवाल है, ये नीट का भी सवाल हो सकता है, व्हाई ईस्ट आर प्लेस इन है ना फंजाई, व्हाई नॉट दे प्लेस इनटू द प्रोटिस्टा। स्लाइम मोल्ड के साथ क्यों नहीं रख दिया गया, या प्रोटिस्टा के साथ क्यों नहीं रख दिया गया। हिताकर ने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दिया, हिताकर ने है ना आपको ईस्ट को है ना फंजाई के साथ ही रखा जी। ये नीट का भी क्वेश्चन हो सकता है, या तुम्हारे मन में अभी सवाल जस्ट टूट गया होगा कि सर आप तो बोलते थे जितने भी यूनिसेलुलर यूकारियोटिक सेल है सबको प्रोटिस्टा में लाके रखना है, पर यहाँ क्या देख रहे हैं कि सर इस सबको उठा करके हम लोग है ना, हम लोग इसे उठा के कहाँ रख दिए, फंजाई में लाके रख दिए जी। तो तुमको जवाब दे रहे जी। ठीक है, कोई भी आदमी आपसे पूछेगा है ना कि है ना ईस्ट को हम लोग क्यों रखते हैं, बिकॉज दे मेक सैक, बिकॉज है ना, बिकॉज दे मेक सैक सिमिलर टू अदर फंजाई, बहुत सारे फंजाई की जैसा ही नकल उतारता है जी। ठीक है, रुक जाए एक मिनट, जाने दो, आवाज कम कीजिए, आवाज था कम कर लीजिए। नहीं तो हम बता रहे थे क्या आपको कि बिकॉज दे आपको मेक है ना, जो आपको है ना सैक सिमिलर टू आपको है ना, आपको सिमिलर टू अदर फंजाई। मतलब ईस्ट को जब देखते हैं हम लोग है ना, तो है ना ईस्ट क्या होता है सर आपको कि यूनिसेलुलर है, फिर भी उठा करके कहाँ लाकर रख दिया हम लोग, फंजाई के साथ, क्योंकि ये भी सैक बनाता है। आगे डील करेंगे सैक का मतलब, हिंदी मतलब ही खाली जानो तो सैक का मतलब थैली नुमा, एक कैविटी नुमा बनाता है। और ये कैविटी नुमा बनाना फंजाई का एक फीचर होता है जी, जैसे कहते हैं इंसान का फीचर होता है। ठीक है, उसी तरह से आपको एक फंजाई का फीचर होता है सैक बनाना, क्योंकि ईस्ट भी थैली बनाता है। दैट्स व्हाई इसको उठा के कहाँ लाकर रख दिया गया, आपको फंजाई में ला करके रख दिया गया जी। ठीक है, समझा राजे हम क्या बना चाहे, ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है कि आपको जितने भी आपको ऑल फंजाई जो है, ऑल फंजाई है ना, ऑल फंजाई आर फिलामेंटस। फिलामेंटस का मतलब समझ रहे हो, धागा नुमा होगा। मतलब आप लोगों को कभी पढ़ाया जाएगा कुछ फंगस झुंड में रहते हैं, ऐसा फिलामेंटस है ना। तो जितने भी फंजाई है वो सब के सब क्या है, फिलामेंटस होते हैं। फिलामेंटस धागा नुमा, जैसे हम लोग का ये जो बाल देख रहे हो ना, ये फिलामेंटस कहलाएगा। हम सीधा धागा जो नुमा देख रहे हैं, जैसे आपका कपड़ा का फाइबर सब देखती हो, वो सब फिलामेंटस होता है। सर नहीं समझे तो देखो, ये फोटोग्राफ बना दिए, ये हो गया फिलामेंटस, ये आपको फिलामेंटस हो गया। फंजाई को जब देखिएगा फिलामेंटस होगा। कभी आप गौर कीजिएगा, आपके पास कभी पुराना यानी ब्रेड वगैरह सबको, जैसे आज एक ब्रेड खींच के लेके आप खुले आसमान के नीचे छोड़ दो, कल के डेट में देखोगे पूरा व्हाइट या ब्लैक या किसी भी कलर का आपको फंजाई एक धागा नुमा स्ट्रक्चर बन जाएगा। दिस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फंजाई। दिस फंजाई शो फिलामेंटस फॉर्म। ये फंजाई कैसा फॉर्म शो कर रहा है, फिलामेंटस फॉर्म शो कर रहा है जी। ठीक है, और इसको जूम करोगे, हाँ बोलो सर। एक तो फंजाई जो है वो एक तो क्या बोलते हैं धागा हुआ कि क्या बोलते हैं पूरा जो है वो एक नहीं, ये देखो, ये भी फंजाई हो सकता है, और ये ऐसा फंजाई भी हो सकता है, ये ब्रांच के साथ भी है ना। फिलामेंटस दो तरह का हो जाएगा, एक हो जाएगा आपको सिलेंड्रिकल, और एक विथ ब्रांच है ना। समझा रहा मेरी बात करना चाहे, कुछ फंजाई तुमको ऐसे बना सीधा लाइन पार दो, ऐसे हो गया फंजाई। और कुछ फंजाई अपने साथ ब्रांच भी निकाल सकता है जी। ब्रांच निकाले तो मतलब फिलामेंटस ब्रांच कहोगे, और एक सीधा कह दोगे फिलामेंटस सिलेंड्रिकल। क्या दिमाग लग रहा है, मतलब ये अब जूम करोगे तब ना इसका सेल सब देखेगा। दूर से देख रहे हो तो कैसा दिखाई देगा, धागा नुमा दिखाई देगा।
अब करीब आके देखोगे तो हो सकता है कि सर ये आपको एक एक सेल दिखाई दे। अच्छा कि सब के सब फंजाई मल्टी सेलुलर होते हैं, इसमें कोई एतराज नहीं है। पॉइंट क्या है सर कि ये सब धागानुमा दिखाई देते हैं, इतना दूर याद रखना। अब देखो गौर करना जो बोलना चाह रहे हैं हम, ठीक है। जब आप एक फंगस को देखते हो, नॉर्मली कोई भी फंगस को देखते हैं, है ना, मशरूम को भी छोड़ के, मशरूम अलग ही तरह का दुनिया है वो, है ना। तो जितने भी फंजाई है सबके सब, इवन मशरूम भी फिलामेंटस ही माना जाएगा, लेकिन हम ये बोलेंगे देखो ये एक फंजाई है, ये दूसरा फंजाई है, ये तीसरा फंजाई, मेरी मर्जी, जैसे भी बनाना चाहे बना सकते हैं आप लोग भी अपना अपना हुनर यहाँ पे पेश कर सकते हैं। मतलब फंजाई का फोटोग्राफ कैसा भी आप हो सकता है सर। ये सब क्या हो गया, फंजाई हो गया, ठीक है। अब देखो हम आपको ये कहना चाह रहे हैं कि मान लो ये एक फंजाई है, ये एक फंजाई है, इसको बड़ा कर दिए, एकदम जूम कर दिए, जूम कर दिए तो सिलेंड्रिकल जैसा दिखाई देने लगेगा ना जी। भाई सेल है तो दुनिया में सेल 3D होता है ना, और 3D सेल को तो बनाओगे तो कुछ ऐसा ही ना बनेगा, कुछ जा रहा है दिमाग में, तो ऐसे कुछ बना दिए हम 3D सेल, और 3D होगा तो सर ऐसा कुछ दिखाई दिया। मतलब आप फंजाई को देखते हो तो एक फिलामेंटस जैसा फॉर्म दिखाई देता है, सिलेंड्रिकल होता है, हम रंग रहे हैं जी। देखो ईच फिलामेंट है ना, एक फंगस को जब देखते हैं उसके हर एक फिलामेंट को हम लोग क्या नाम देते हैं, ईच फिलामेंट, एक फिलामेंट को क्या नाम दोगी, है ना, ईच फिलामेंट इज कॉल्ड हाइफा, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, हाइफा के नाम से बुलाते हैं। उस साइफा आई हुई है, साइफा आई हुई है क्या, हेलो, इधर की आती है या नहीं आती है, साइफा नहीं आई है, नहीं ठीक, सबका आदत भाई खराब हो गया सूदने का, एक दिन हम बंद कर देते हैं, 2 दिन अपने से बंद ले लेता है, बंद नहीं करना चाहिए था। कल 8 बजे उठवे किए हम। सर आप बोले टेक्निकल प्रॉब्लम है, वही ना, पापा का ईयरफोन जो है ना ये था ही नहीं, तो इसका ईच सेगमेंट जो देखते हैं, है ना, ईच फिलामेंट, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, ईच फिलामेंट इज कॉल्ड, है ना, इसको क्या नाम देते हैं, कॉल्ड हाइफा, इसको हम लोग नाम देते हैं हाइफा के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। फिलामेंट जो देखते हैं, एक फंजाई का एक फिलामेंट क्या कहलाता है, हाइफा के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है, ये याद हुआ। उसके बाद हम ये कहना चाहते हैं नेटवर्क ऑफ हाइफा, देखो एक हाइफा ये है, दूसरा हाइफा ये है, तीसरा हाइफा ये होगा, और चौथा हाइफा ये दिखाई देगा, पांचवा ये होगा, ऐसे करके करते, हाँ क्या हुआ, आवाज आ रहा ना जी सर। तो ईच हाइफा, देखो ये ध्यान रखना, नीट पूछे हुआ क्वेश्चन, बहुत अच्छा वाला क्वेश्चन है ये। हर एक हाइफा को कहते हैं सर, पूरा हाइफा को मिला के नेटवर्क ऑफ हाइफा, मेरा ओनली चार हाइफा को बता रहा है, और चारों हाइफा को एक साथ बुला के क्या कहते हैं, माइसीलियम कहते हैं। नेटवर्क ऑफ, एनसीईआरटी में ढूंढो ये लाइन को, नेटवर्क ऑफ हाइफा इज कॉल्ड, है ना, इसको क्या कहते हैं, इज कॉल्ड माइसीलियम, इसको हम लोग माइसीलियम के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है, माइसीलियम, हाँ जी, माइसीलियम के नाम से इसको हम लोग बुलाते हैं, ठीक है, माइसीलियम के नाम से देखते हैं जी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। नेटवर्क ऑफ हाइफा इज कॉल्ड माइसीलियम, है ना। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, है ना, नेटवर्क ऑफ हाइफा इज कॉल्ड माइसीलियम, है ना। उसके बाद अब एक बात और गौर कीजिएगा कि हाइफा का सेल वॉल, मेड अप ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड के ये बना होता है जी, ठीक है। एक बार याद कीजिए, आप लोगों को हम काइटिन पढ़ाए हुए, नाइट्रोजन कंटेनिंग आपको पॉलीसेकेराइड, कोई आपसे पूछ देगा हाइफा किसे कहते हैं, हाइफा कहते हैं सर आपको नाइट्रोजन जिसका सेल वॉल, मतलब कोई आपसे पूछेगा कि हाइफा का सेल वॉल क्या चीज कर रहा था, ये देखो ना, जैसे हम समझा ना कि हम अपने आप को इंसान मानते ना, तो इसमें एक बॉडी पार्ट हुआ ना जी, उसी तरह से फंजाई का एक बॉडी पार्ट को क्या कहोगी, हाइफा कहोगी। ऐसे सारे बॉडी पार्ट को एक साथ मिला करके क्या नाम देंगे सर, हम लोग माइसीलियम कहेंगे। ऐसा कभी क्वेश्चन नहीं आया है कि 5 ठो हाइफा है कि 6 ठो हाइफा है पहचानने के लिए। हालांकि तुम लोग ऐसे भी अपना फोटोग्राफ से फील कर सकते हो। मान लो हम जानबूझ के कैसा फंगस बना है, हम एक कंपार्टमेंट इधर मान लिए, एक कंपार्टमेंट इधर मान लिए, एक हाइफा ये हुआ, दूसरा हाइफा ये हुआ, तीसरा हाइफा ये हुआ। ऐसा कभी नंबर नहीं पूछा है जी क्या ठो हाइफा है। तुम लोग ऐसा कोई क्वेश्चन का तैयारी मत कर देना कि 5 गो हाइफा है, 6 गो हाइफा है, ऐसा पूछ देगा। आपको बस याद रखना है कि हाइफा एक सिलेंड्रिकल ब्रांच होता है या एक पॉइंट होता है, एक एक्सिस होता है फंगस में।
फंगस के एक एक्सिस को क्या कहते हैं, हाइफा के नाम से लाते हैं। नेटवर्क ऑफ हाइफा इज कॉल्ड माइसीलियम कहते हैं। हाइफा सेल वॉल मेड अप ऑफ काइटिन। ओनली दुनिया में दो ही ऐसा फंजाई है, दुनिया में दो ऐसा फंजाई है जिसका असर आपको सेल वॉल काइटिन का नहीं बनाता है। एक बार याद कीजिए, आपको हम एक बार थ्योरी लिखाए हुए हैं, ऑल फंजाई सेल वॉल, जितने भी सेल वॉल है ऑल फंजाई सेल वॉल मेड अप ऑफ है ना, जितने भी फंजाई का सेल वॉल है वो मेड अप ऑफ काइटिन। ये किस चीज का बनाता है सर, आपको काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड का बना होता है। फंगस है उसका सेल वॉल क्या चीज का बना होता है, मेड अप ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड का बना होता है जी, ठीक है। इसमें दो एक्सेप्शन है जी, और दोनों एक्सेप्शन का नाम क्या है सर आपको, एक्सेप्ट दो को छोड़ करके, एक्सेप्ट इसको छोड़ करके, दो को छोड़ करके जी, ठीक है। उसका नाम क्या है सर आपको, एक का नाम है सर आपको सॉरी एक्सेप्ट दो को छोड़ करके एक का नाम क्या है सर आपको हम लिख रहे हैं अल्बिगो एक ऐसा फंजाई है जिसका सेल वॉल सेलुलोज का बना होता है। मतलब हम तुमको ये समझाना चाह रहे हैं कि काइटिन सबसे बड़ा प्रॉपर्टी नहीं है फंगस का, ना ही मल्टी सेलुलर होना फंगस का सबसे बड़ा प्रॉपर्टी है। और हम तुमसे पूछे फंगस का सबसे बड़ा प्रॉपर्टी कौन है, एक ऑप्शन देते उसके बाद हम तुमसे पूछे, रुक जाए है ना, एल्बिगो और एक क्या नाम है फाइसेरम। एक दो ऐसा फंजाई है, दुनिया में दो ही ऐसा फंजाई है जिसमें आपको सेल वॉल सेलुलोज का बना होता है। सेल वॉल मेड अप ऑफ, लिखिएगा एनसीईआरटी में कहीं पे, सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज, ये बना होता है सेलुलोज का। हालांकि नोट्स में भी लिखे हुए हैं। अब देखो एक सब हम एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं जी, देखते हैं कौन जवाब देता है। विच वन इज, हाँ बोलो बोलो। फाइसेरम जरा आप जो सलाइन मोड में बताए थे। ओ सॉरी फाइसेरम नहीं सॉरी इसका नाम होगा है ना, फाइसेरम हो गया, एक था, रुक जाओ फाइसेरम का एक नाम क्या था, एल्बिगो और फाइसेरम एक ऐसा यही तो लिखवाए थे सर, यही तो लिखा है अभी। फाइसेरम थोड़ी लिखा था, वो पला क्या नाम था जी, वो उसका भी नाम फाइसेरम ही था सर। किसका नाम फाइसेरम था, फिर से वही लिख दिए सर आपके बाद। तुम कहाँ, फेमाइन काउज आयरिस फेमाइन, ये अकाल लाया था। आयरिस मतलब इंग्लैंड के रीजन में है ना, यूरोप के रीजन में। उस जमाने में देखिए, आज से 1842 की बात हो रही है। इस जमाने में क्या था कि लोग तो ज्यादा आलू खाता था, आलू मतलब पोटैटो को खा करके लाइफ सर्वाइव करता था। तो पूरा इंग्लैंड के इलाके में, आयरिस के इलाके में ये एक फाइटोपोथेरा इन्फेस्टियन नाम का एक फंजाई लग गया, जिसकी वजह से सर क्या हुआ, उस इलाके में भयानक अकाल पड़ा था। हम आपको पढ़ाए हुए, पोटैटो एक एसेक्सुअली प्रोडक्शन करके अपनी आबादी बढ़ाता है जी। अगर एक फंगस को लगेगा ना तो ये उसमें सब में लगता चला जाए। 2015 का क्वेश्चन है जी, ठीक है, 2015 में मेडिकल नीट में पूछे हुआ है, फाइटोपोथेरा इन्फेस्टियन है ना, ये एस्कोमाइसिटस का प्रजाति से बिलोंग करता है। समझना रहा जम कह रहा, याद करना, आउट ऑफ सिलेबस नहीं लगना चाहिए किसी स्टूडेंट को। एक बार आयरिस फेमाइन ला चुका है, पोटैटो डिजीज काउज करता है, पोटैटो के है ना आपको डिजीज लाता है ये, है ना। अब वो सही था, उधर कोई गलती नहीं है, जहां पढ़े थे फाइसेरम, हम गलती कर रहे थे अभी, फाइटोपोथेरा इन्फेस्टियन को बार बार फाइसेरम लिख रहे थे, है ना। तो ये दो ऐसे है ना आपको की फंजाई है जो आपको क्या काउज करते, मैंने दोनों के पास सेल वॉल की जगह सेल वॉल क्या चीज का होता है, सेलुलोज का। और फंगस सेल वॉल मेड ऑफ काइटिन, एक्सेप्ट ये दोनों को छोड़ करके। एक क्वेश्चन पूछ रहे तुम लोगों से, विच वन इज है ना यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ ऑल फंजाई। ऑप्शन है मेकिंग हाइफा, दूसरा आपको है कंटेन काइटिनस, काइटिन एक केमिकल का नाम है, समझा जाए मत। काइटिन एक तरह का केमिकल है जो आपको कंटेन काइटिनस सेल वॉल। तीसरा ऑप्शन है मल्टी सेलुलर प्रॉपर्टी। चौथा ऑप्शन है हेट्रोट्रॉपिक नेचर। समझ में आया? इसका क्या आंसर होगा बताइए? चौथा होगा। यस, वेरी गुड, यही होगा, 4 होगा। देखो बहुत बच्चा हाइफा टिक मार देगा, लेकिन अभी हम क्या बोल रहे थे, ईस्ट एक सेल का होता है, उसमें कहां से तुम हाइफा देख पाओगी? ईस्ट में तो एक ही सेल होता है ना, एक सेल तो डॉट जैसा होगा, हाइफा थोड़े कर सकते उसको। और काइटिनस सेल वॉल सब में नहीं होता है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको इसका सेलुलोज करना होता है। मल्टी सेलुलर भी नहीं हो सकता, ईस्ट यूनिसेलुलर होता है। हाँ, लेकिन हम ये बात बोल चुके हैं कि जितने भी फंजाई है वो हेट्रोट्रॉपिक होंगे। हेट्रोट्रॉपिक मतलब अपना खाना खुद नहीं बना सकता है,
दूसरे पे निर्भर करेगा फॉर न्यूट्रिशन के लिए भी, ठीक है, लग रहा है दिमाग। अब उसके बाद ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि सर आपको फंजाई के शरीर क्या चीज के बने होते हैं, मैंने फंजाई का एक एक सिलेंड्रिकल एक्सिस को क्या कहते हैं, हाइफा कहते हैं। और हाइफा जो देखती हो आप फिलामेंटस होता है, या जितना भी शरीर देखते हैं जितने भी नॉर्मल फंजाई है सबके सब क्या होता है, फिलामेंटस होते हैं, ठीक है। और फिलामेंटस हाइफा वो जूम करके देखेगा ना तो सिलेंड्रिकल फॉर्म में दिखाई देगा, है ना। हाइफा की बात हो रही है आप। अब एक बात गौर करना तुम लोग, हाइफा जो देखते हैं ना ये आपको क्या होता है सर, आपको यूनिसेलुलर भी हो सकता है और मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। यूनिसेलुलर भी हो सकता है सर, यूनिसेलुलर से अच्छा होगा, ब्रांच भी होगा और अनब्रांच भी होगा जी, ठीक है, ब्रांच भी होगा और अनब्रांच भी हो सकता है जी, ठीक है, ब्रांच और अनब्रांच। देखिए एक तो नियम कानून है, हाइफा है ये, एक देख रहे ब्रांच है, तो सर ऐसे बना दीजिए फोटोग्राफ, हो गया ये ब्रांच। ये सब जो बना रहा है ये सब हाइफा है जी, ये भी एक हाइफा है जी, ये एक हाइफा, ये दूसरा सेल वॉल बना दे तो एक हाइफा हो गया, दूसरा हाइफा ये सेल वॉल हो गया। ये लाइनिंग को क्या कहेंगे हम लोग, सेल वॉल, और ये लाइनिंग बंद है, इधर एक सेल वॉल हो गया, इधर एक सेल वॉल हो गया, तो ये सब क्या देख रहे हैं हम लोग, एक हाइफा को ये रिप्रेजेंट कर रहा है जी, ठीक है। एक एक जिसपे हम पेन चला रहे हैं ना, एक एक पेन चला रहे हैं वो सब हाइफा है जी। क्योंकि तुमको अभी बोर्ड पे 2D लग रहा होगा तो ये तुमको धागा जैसा लग रहा है, पर तुम नजदीक से देखेगा या माइक्रोस्कोप से देखेगा तो सिलेंड्रिकल रॉड जैसा दिखाई देगा, और ऐसा फोटोग्राफ में आपको, हाँ बोलो सर। तो हर सेल जो है हाइफा उसको कहेंगे, हर सेल जो रहेगा फिलामेंटस में। हाँ एक एक फिलामेंट को हम लोग हाइफा कहेंगे। ये देखो ऐसा होगा, लेकिन हम ये भी बोल रहे हैं, रुक जाओ ना, इसके अंदर में आपको एक एक ऐसे करके भी बना होगा ब्रांच, है ना, इस तरह से। ये अलग टूटा नहीं समझ में आ रहा है, देखो इसको थोड़ा रुक जाओ, इसको इसी चीज को और करके लिख रहे हैं। जैसे एक हाइफा ये हुआ, है ना, अब दूसरा हाइफा तुमको ऐसे चिपका हुआ नजर आएगा। अब बताओ तुमको डिफरेंस पता चल रहा है दोनों में, समझ आया? जी सर। हेलो, एक ऐसे हम जोड़ दिए, एक ये डिफरेंस समझ आ रहा है, एक जान के तुमको देखो ऐसा जोड़े, ऐसा ऐसा, ये एक हाइफा नजर आ रहा है, पहले पढ़ रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब दूसरा हम ये भी कर रहे हैं कि ये हाइफा यूनिसेलुलर भी हो सकता है और मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। पहले मैंने ये बताया हाइफा ब्रांच भी हो सकता है और अनब्रांच भी हो सकता है, मैंने एक रॉड भी बना के हम छोड़ देंगे ना, ये भी हाइफा होगा। और अब हम ये बोल रहे हैं, दूसरा पॉइंट ये बोल रहे हैं कि हाइफा यूनिसेलुलर भी हो सकता है और मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। अगर हम एक ही न्यूक्लियस बना के छोड़ दिए तो इसका अंदर ये पूरा हाइफा एक यूनिसेलुलर हाइफा कहलाएगा। लेकिन यही जगह पे हम बहुत सारा हाइफा बना दिए, है ना, इसमें सब ऐसे से खींच दिए हम सेल वॉल, तो इसका मतलब तुम क्या समझेगा, इसको मल्टी सेलुलर हाइफा ना समझोगे, लग रहा है दिमाग क्या ना चाहे। अब ये बात मेरा स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज रहेगा कि भाई एक फंगस में क्या दोनों तरह का हाइफा हो सकता, नहीं, एक फंगस या तो मल्टी सेलुलर होगा या तो यूनिसेलुलर होगा जी, समझ में आया मेरी बात क्या बोलना चाहे। जैसे इस फोटोग्राफ को देखो, हमने आपको यहाँ बना दिया मल्टी सेलुलर, इस सब भी क्या होगा आपको मल्टी सेलुलर होगा जी, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है ना, समझ में आ रहा ना। अब दूसरा पॉइंट क्या है कि सर हाइफा क्या हो सकता है, आपको अनब्रांच भी हो सकता है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आपको ये भी बताना चाह रहे हैं कि हाइफा देखो यहाँ पे आप दिख रहे हैं, हाइफा जो देखते हैं हम लोग, हाइफा है ना, यूनिसेलुलर भी हो सकता है, यूनिसेलुलर भी हो सकता है, और एक क्या हो सकता है सर आपको मल्टी सेलुलर भी हो सकता है जी, ठीक है। यूनिसेलुलर मतलब क्या, एक हाइफा का हम फोटोग्राफ बनाया ऐसे करके, अब ब्रांच और अनब्रांच से कोई मतलब नहीं है, और उसके अंदर में यहाँ तक एक हाइफा माने हम, तो इस हाइफा में एक ही न्यूक्लियस है सर, और इसके अलावा कोई दूसरा कंपार्टमेंट नहीं है, हम समझ जाएंगे ना, ये यूनिसेलुलर हाइफा होगा, ये भी यूनिसेलुलर होगा और ये भी यूनिसेलुलर होगा क्या। और लेकिन यही जगह पे हम ब्रांच बनाए, और लेकिन हम इसमें क्या दिखा रहे हैं कि एक हाइफा ये है ना, ये होगा, ये होगा, है ना, और यहाँ पे जो देख रहे हैं इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है बहुत सारा सेल वॉल है जी, इस तरह से बनाते गया, इसको हम लोग क्या नाम देंगे, मल्टी सेलुलर हाइफा देंगे। लेकिन एक और बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ से कि सर हाइफा जो देखते हैं ना सर, यूनिन्यूक्लिएटेड भी हो सकता है और मल्टी न्यूक्लिएटेड भी हो सकता है जी, ठीक है। अब गौर कीजिएगा, ये जो देख रहे हैं मल्टी सेलुलर हाइफा, ये दो तरह का होगा जी, ठीक है। ये आपको क्या दिखाई देगा, यूनिन्यूक्लिएटेड भी हो सकता है, अब गौर करना, तुम इतना हार्ड लगे तो फिर छोड़ देना इसको, और एक होगा मल्टी न्यूक्लिएटेड हाइफा भी हो सकता है। जैसे मान लो एक हम ऐसे बनाए यहाँ पे, पहले पर आज हम क्या बोलना चाह रहे हैं, यानी कि अब ये एक हाइफा हो गया सर यहाँ तक, है ना, एक हाइफा देख रहे हैं और एक हाइफा यहाँ पे देख रहे हैं सर, ठीक है। मान लीजिए ये वाला, सॉरी यहाँ से ये वाला, ये एक हाइफा हो गया ना, इधर एक हाइफा हो गया, एक इधर हाइफा हो गया जी, ठीक है। अब एक हाइफा के अंदर में आपको सेल वॉल सब देख रहे हैं, कंफ्यूजन हो कोई, क्योंकि हम सबसे बड़ा छोटा, अभी हम देखा ऐसा फोटोग्राफ बनाए थे ना,
हम अभी बोल रहे हैं क्या, हाइफा यूनिन्यूक्लिएट हो सकता है, यूनिन्यूक्लिएटेड भी हो सकता है और मल्टी न्यूक्लिएट भी हो सकता है। इसका क्या मतलब है, सबसे पहले हाइफा का फोटोग्राफ बनाइए आप ताकि कंफ्यूजन कम हो। ये एक हाइफा हुआ और दूसरा हाइफा क्या देख रहे हैं हम लोग, ये वाला देख रहे हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब ये हाइफा जो देख रहे हो आप, इसमें हम लोगों को क्या देख रहे हैं कि इसमें एक सेल वॉल ये हुआ, इसके बीच में एक ही न्यूक्लियस है, माने कि सेल वॉल बनाते जाओ, न्यूक्लियस डालती जाओ एक एक करके, तो इसको क्या मानोगी, यूनिन्यूक्लिएटेड मल्टी सेलुलर हाइफा बोलेंगे क्या। लेकिन यही जगह पे हम इस तरह से फोटोग्राफ बनाए, यहाँ पे हमने क्या किया, फोटोग्राफ बनाया इस तरह से हाइफा का, और इधर भी अपना एक हाइफा का फोटोग्राफ बना दिए, इधर भी हाइफा का फोटोग्राफ बना दिए। देखो बहुत बच्चा है ना, कंफ्यूजन नहीं हो, इससे सीधा रख देता यूनिन्यूक्लिएटेड हाइफा और मल्टी न्यूक्लिएटेड हाइफा, इतना कौन चक्कर में जाएगा यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर, है ना जी। आपको हम ये बोलना चाह रहे हैं कि एक मल्टी सेलुलर हाइफा के अंदर में भी यूनिन्यूक्लिएट भी हो सकता है, मल्टी न्यूक्लिएट भी हो सकता है। जैसे सर यहाँ देखिए, एक से ज्यादा आपको न्यूक्लियस बन गया, एक से ज्यादा आपको न्यूक्लियस बन गया सर, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक एक हाइफा है, जितना हम घस रहे हैं यहाँ से यहाँ तक एक हाइफा देख रही हो, एक हाइफा है, बट उसके पास जो कोशिका सब है, उसके पास जो सेल है, एक सेल है ये और दूसरा सेल है ये, दोनों सेल के बीच में देख रहे हैं सर आपको ज्यादा न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है सर। नियम कह रहा था सर कि आपको एक आपको सेल, एक हाइफा के एक सेल में एक ही न्यूक्लियस होना चाहिए, यहाँ पे हाइफा के एक सेल में एक से ज्यादा न्यूक्लियस देख रही हो आप, सच कंडीशन इज कॉल्ड मल्टी न्यूक्लिएटेड हाइफा के नाम से बुलाते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड हाइफा। देखो किसी को कंफ्यूजन हो रहा है ना, तो सीधा रट लो, हाइफा यूनिन्यूक्लिएटेड भी होता है और मल्टी न्यूक्लिएटेड भी होता है। अब आपसे मेडिकल में ये क्वेश्चन पूछेगा कि भाई क्यों हो गया मल्टी न्यूक्लिएटेड, सिंपल सा जवाब है कि भाई सेल वॉल, इसके पास सेल वॉल आपको नहीं बना होगा। मल्टी न्यूक्लिएटेड हाइफा मल्टी न्यूक्लिएटेड क्यों है, मतलब ये हाइफा हम बना दिए, मान लो ये पूरा कंपार्टमेंट एक हाइफा है, तो इस हाइफा में एक से ज्यादा न्यूक्लियस बन गया, है ना। क्लियर हो रहा है जी हम क्या बोलना चाह रहे हैं। अब मान लीजिए एक से ज्यादा न्यूक्लियस इधर भी बना दिए, यहाँ भी एक से ज्यादा न्यूक्लियस बना दिए, ये भी एक से ज्यादा न्यूक्लियस बना हुआ है, सर ऐसा क्यों, है ना, ऐसा क्यों हो रहा है ऐसा, तो तुम्हारा सिंपल सा जवाब नहीं होगा कि सेल वॉल नहीं बना होगा, नो सेल वॉल फॉर्मेशन। तुमसे यही क्वेश्चन पूछेगा, व्हाई मल्टी न्यूक्लिएटेड हाइफा फॉर्म, मल्टी न्यूक्लिएटेड हाइफा फॉर्म, मल्टी न्यूक्लिएटेड हाइफा क्यों बनता है जी, ठीक है। तो जवाब दीजिएगा क्या, ड्यू टू नो सेल वॉल फॉर्मेशन, जिसमें सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। और अच्छा इंग्लिश एनसीईआरटी बुक ने इस्तेमाल किया, नो सेप्टा, सेप्टा माने दीवार होता है जी, ठीक है। सेप्टा का मतलब होता है वॉल, क्रॉस वॉल। जैसे तुम्हारे घर में देखिए, तुम्हारा घर हुआ पड़ोसी का घर हो, दोनों घर ना सट जाए तो तुम क्या करते हो, बीच से बड़ा सा दीवार खींच देती हो, जिससे उसका घर अलग हो गया, मेरा घर अलग हो गया। सेम बात यहाँ पे भी है कि सर अगर आप नो सेल वॉल बना, सेल वॉल बन नहीं पाया, आपको नो सेप्टा मतलब नो क्रॉस वॉल। सेप्टा का मतलब क्रॉस वॉल, जो इसको दोनों को दीवार को बार देता है, इसको ऐसा वॉल को क्या कहते हैं, क्रॉस वॉल। क्योंकि नहीं देख पाई क्रॉस वॉल, दैट्स व्हाई इसको हम लोग क्या नाम देंगे, नो सेप्टा फॉर्मेशन। इसी को नो के लिए हम लोग बायोलॉजी में या किसी भी इंग्लिश में हम लोग ये ए लिखते हैं, ए माने नॉट, ए सेप्टा। देखो एक शब्द में आंसर देना चाहता है कोई लड़का, ए सेप्टा फॉर्मेशन मतलब ए सेप्टा होता है सर। ए सेप्टा मतलब क्या, आपसे कोई पूछ देगा आज के बाद, कहोगे इतना पढ़ने के बाद क्या याद रखवाइएगा, हाइफा दो तरह का होता है, एक होता है सेप्टेड हाइफा, और एक क्या होता है आपको ए सेप्टेड हाइफा। कुछ गया जी क्या बोलना चाहे, हाइफा का दो फॉर्म हो जाएगा, ए सेप्टेड हाइफा, एक क्या हो जाएगा सेप्टेड हाइफा। अच्छा खराब क्या, ये भाई हम एक बार आपको समझाए हुए थे, हम ज्यादा न्यूक्लियस होगा तो ज्यादा खाना जमा करके रखेगा, तो उस प्लांट में क्या स्टोरिंग टिश्यू के तौर पे काम करेगा, तुम चाहो तो उसका इस्तेमाल कर सकते हो अपने न्यूट्रिशन के लिए भी, ठीक है। कुछ गया हम क्या समझाना चाह रहे थे अभी, मतलब ज्यादा न्यूक्लियस होना ये कोई बड़का बात नहीं हो जाता है, ज्यादा न्यूक्लियस होना एक सेल में ज्यादा न्यूट्रिशन होने का संकेत देता है जी। तो एक कुछ ऐसे भी फंगस है जो मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, और कुछ फंगस क्या होता है यूनिन्यूक्लिएटेड भी होते हैं। एक्चुअली में कुछ फंगस के हाइफा में एक न्यूक्लियस होता है सर, और किसी फंगस के हाइफा के सेल में एक से ज्यादा भी न्यूक्लियस हो सकते हैं। एक से ज्यादा न्यूक्लियस होगा तो मल्टी न्यूक्लिएटेड हाइफा, एक होगा तो सर यूनिन्यूक्लिएटेड हाइफा के नाम से बुलाएंगे जी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से हम लोग देखे हाइफा के बारे में, इतना बात किसी को दिक्कत समझना है जी, हम लोग क्या समझा रहे थे। कल हम लोग पढ़ेंगे है ना फंगस में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। फंगस में कैसे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे, एक स्लॉट मिल जाएगा जी, कल का क्लास VVI होगा, वही असल में आपको पढ़ना है हमसे, वो समझ में आ जाएगा, उसका फंगस ज्यादा इजी भारी नहीं लगेगा। फंगस ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करता है, इस सब के बारे में हम लोग जानेंगे जी, ठीक है। रहने दीजिए, यहाँ तक एक नया चीज इंट्रोड्यूस हो रहा है, DPP हम देंगे आपको इस सबका,
डीपीपी बनाने के लिए देखते हैं, है ना। आज आपको मिल जाएगा शाम के 5 बजे तक, रहने दीजिए।